मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कल आपने डीएनए का रेप्लिकेशन, क्या हेडिंग है बची हुई, कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा। अब मैकेनिज्म पढ़नी। मैकेनिज्म से पहले कल थोड़ा सा छूट गया था, तो मैकेनिज्म को लिखा रहने दो या थोड़ा क्रॉस कर दो, इसके बाद डाल लेना। डीएनए का टाइप्स छूट गया था, तो जरा डालें टाइप्स। टाइप्स ऑफ डीएनए। पाँच मिनट का है। तो दो प्रकार के डीएनए है। आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग। आप लोग लिख लें, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग डीएनए is two types: right-handed DNA and left-handed DNA. राइट हैंडेड डीएनए पहले लिख लीजिए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग होगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो जेडी वॉटसन और क्रिक का मॉडल है, वो कौन सा डीएनए है? वी डीएनए। उसको पहले लिख लो। द मॉडल प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, वो है वी डीएनए। द मॉडल proposed by Watson and Crick, VDNA, which is most stable, which is most stable DNA। सबसे ज्यादा यही डीएनए अदर फॉर्म्स ऑफ, कुछ इसी की राइट हैंडेड की कुछ और भी फॉर्म है। अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए आल्सो अकर्स, अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए आल्सो अकर्स। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है और कंसंट्रेशन कितना है। डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, other types of DNA also occurs on the basis of relative humidity and concentration of salt. Concentration of salt. तो आपने पढ़ा पहले वीडीएनए, तो वीडीएनए में
ये टाइप्स है। तो वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? बीडीएनए में पढ़ा हेलिक्स की लेंथ। हेलिक्स की लेंथ कितनी पड़ी थी? 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 3.4 हो जाएगी। और हेलिक्स की लेंथ के बाद नंबर ऑफ बेस पेयर्स, क्षारक जोड़ियों की संख्या कितनी पड़ी थी? 10। और 10 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 सक्सेसिव बेस पेयर की दूरी कितनी थी? डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स कितना पड़ा था? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डाईमीटर कितना पड़ा था? डाईमीटर पड़ा था 20 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका पैरामीटर कुछ हैं। बीडीएनए आप लोग याद कर चुके। ये कब एग्जिस्ट करता है? बीडीएनए एग्जिस्ट करता है कब? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 92% हो। बीडीएनए एग्जिस्ट व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी more than 92% और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो सबसे स्टेबल यही है। तो यही बी फार्म चेंज हो जाती है ए फार्म में। तो एडीएनए रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी हो जाए 75%, डिक्रीज जैसे ही होती चली जाती रिलेटिव, तो यही बी फार्म चेंज हो जाता ए में। जब 66% हो जाएगी तभी ये बी चेंज हो जाएगा किसमें? सीडीएनए में। और कम हो जाएगी तो कन्वर्टेड हो जाएगा किसमें? डीडीएनए में। तो दूसरा डालें एडीएनए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी decreases that is 75% in presence of potassium, कैल्शियम। ज्यादा मत लिखिए, बस इतना ही लिख लीजिए। तो ए का क्या होगा? ए की जो लंबाई है वो इससे कम हो जाती, कम हो जाएगी तो डायमीटर इसका बढ़ जाएगा। तो इसकी आपकी हो गई कितनी? इसकी हो गई 2 या सीधे पॉइंट एनएम में न लाओ, सब एंगस्ट्रॉन में चल रहा तो एंगस्ट्रॉन में ले लो। तो इसकी हो गई 28.6 एंगस्ट्रॉन। किसी किसी किताब में खाली 28 है। तो हेलिक्स की लेंथ हो गई है कि कम, तो इसका डाईमीटर बढ़ जाएगा। तो डाईमीटर हो जाता है इसका 23
एंगस्ट्रॉन, और इसमें बेस पेयर हो जाते हैं 11, और जब 11 से इसको भाग देंगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2.56 देते हैं या 6 देते हैं, ये हो जाएगा। 5 से ज्यादा तो एक ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई घटी, डायमीटर बढ़ा, बेस पेयर की संख्या 11 हो गई। बेस पेयर आप जान ही रहे, माइनर टू माइनर और मेजर टू मेजर। एक पिच की जितनी लेंथ उसमें बेस पेयर कितने, बेस पेयर ऐसे दिखा देते हैं, बेस पेयर्स। और हो गया CDNA, जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कम हो गई, 66% हो गई लिथियम की उपस्थिति में, तो यही बी चेंज हो जाता है किसमें, DNA में। तो सी में, तो CDNA का कितना हो गया, लेंथ 31 एंगस्ट्रॉन, 31 एंगस्ट्रॉन। और DDNA और डिक्रीज हो गई तो इसका हो जाता है 24.24 एंगस्ट्रॉन। अब इसमें बेस पेयर 11 थे, इसमें 10 थे, और इसमें बेस पेयर कितने हो जाते हैं, 39.33, ये बेस पेयर हो जाते हैं। और इसमें बेस पेयर हो जाते हैं 8 बेस पेयर डी में। और जब ये आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इसमें कितना हो जाएगा, 3.32 और 3.03 एंगस्ट्रॉन। तो इसका डायमीटर, चूंकि 31 लंबाई बढ़ी तो डायमीटर घटेगा, तो इसका डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉन और इसका भी 19 एंगस्ट्रॉन। 4 पैरामीटर, 4 से ज्यादा नहीं पूछता है। तो ये आपने VDNA पढ़ा विधिवत, इसी के आधार पर याद कर लेना। ये BDNA अवश्य याद कर लो। तो ये हमारे चारों फॉर्म है वो राइट हैंडेड हैं, ये सब राइट हैंडेड हैं। और राइट हैंडेड के साथ ही साथ बस थिकनेस, लेंथ, पेयर, ये सब डिफरेंस है, ग्रेविटी उसके ह्यूमिडिटी के आधार पर। अब डालें लेफ्ट हैंडेड, तो राइट हैंडेड समझ रहे हो, घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंडेड, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो, डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग और डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज लेफ्ट से लिख ही दिया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे डिफरेंस ज्यादातर ए और बी का पूछता है, तो राइट हैंडेड है क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज है। So discovered by Rick
इसको रिक ने डिस्कवर्ड किया था। तो इसमें जो आपका है ये शुगर और फास्फेट दोनों जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो बैकबोन बनाती हैं, इसमें हमारी कैसी है, ये हेलिकल था बी वाले, और इसमें कैसी है, जिग जैग है, टेढ़ी बेढ़ी। तो अगला पहला पॉइंट, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिग जैग, टेढ़ी बेढ़ी है, जिग जैग। और वहां क्या था, वहां आपकी मर्जी थी, क्या मर्जी थी कि हमारी एक चेन पर ये एडिनिन है, दूसरी पर हम एडिनिन लिख सकते हैं, तीसरी पर हम सी, अपनी मर्जी के अनुसार। लेकिन दूसरी चेन पर मर्जी नहीं चलेगी, कंप्लीमेंट्री है। और यहाँ यूनिट क्या है, यहाँ यूनिट है डाइमर, अल्टरनेट रहेगा, एक बार प्यूरिन आएगी तो एक बार प्रीमिडीन आएगी। एंड यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डाइमर, that is purines alternate with pyrimidines। पूछा वैसे राइट और लेफ्ट हैंडेड ही जाता है, फिर भी कुछ इसके भी पैरामीटर याद कर लो। हेलिक्स लेंथ हेलिक्स की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, 45.5 एंगस्ट्रॉन। और ये तो पिच की लेंथ हो गई। जब हाइट लंबाई बढ़ जाती किसी चीज की तो मोटापन घट जाता है, तो डायमीटर घट जाता है। तो डायमीटर 18.4 एंगस्ट्रॉन। और नंबर ऑफ बेस पेयर्स 12, नंबर ऑफ बेस पेयर्स 12। तो डाइमर है 6 डाइमर हो जाए, डाइमर है। और जब 12 हो गया तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स 3.75 एंगस्ट्रॉन। हाँ जेड टाइप लिखा नहीं था, अरे राइट हैंडेड डीएनए होगा, लेफ्ट हैंडेड डीएनए दैट इज जेड टाइप, पहला जेड टाइप, राइट हैंडेड जेड टाइप, हाँ लेफ्ट हैंडेड। इतना कल छूट गया था। बातें कैसे करने लगते हो, क्यों? ये क्लास में
क्लास में ये सुगबुगाहट कैसे चलती है। अब डालें कल वाली क्रियाविधि डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। कल अपने लोगों ने मेथड पढ़ लिया, तो कौन कॉमन था? सेमी कंजर्वेटिव। एक हमारा उसमें पेरेंटल रहेगा और एक हमारा नया बनेगा, आधा आधा रहता, आधा संरक्षित रहता जनरेशन टू जनरेशन। आज उसकी मैकेनिज्म, mechanism of DNA replication, mechanism of DNA replication। तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाए तो हो गया रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन, और बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बने, कोई एरर ना आए, कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस एंट्री न कर जाए, इतना सीक्वेंस क्रम से होना चाहिए। जरा भी आई कमी, कोई भी जरा आई तो म्यूटेशन हो जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन का पहला प्रश्न पूछा जाता है किस अवस्था में होता है? सेल साइकिल की, कल आप लोगों ने लिख लिया था, एस फेज में। और क्यों होता? इसलिए होता कि एक सेल से दो सेल बननी है, दोनों सेल में बराबर बराबर जाना, तो इसलिए रेप्लिकेशन होता। और जहां भी रेप्लिकेशन हुआ वहीं से हम लाइफ मान लेते हैं कि लाइफ की शुरुआत हो गई, एक मालिक्यूल से दो मालिक्यूल बन गए। तो डीएनए एक लिविंग मैक्रो मालिक्यूल है, मास्टर मालिक्यूल है, कंट्रोलर है, डायरेक्टर है, रेगुलेटर है, सब तो इसी में छिपा हुआ है। डीएनए में हम कैसे हैं, लंबे मोटे, कैसे काले गोरे, सब कौन निर्धारित करता है? यही डीएनए। तो पहला प्रश्न तो हो गया उसी में। अब आपका ये है, तो रेप्लिकेशन के लिए एक फैक्ट्री की तरह काम हो रहा, एक मशीनरी चाहिए, एक रॉ मटेरियल चाहिए। तो मशीनरी को थोड़ा आप लोग नोट कर लें। मशीनरी आपकी हो गई, पहला क्या हुआ? पहले हो गए इंजाइम्स, इंजाइम्स। दूसरी मशीनरी में क्या हो गया? दूसरी मशीनरी में हो गया कौन? दूसरी मशीन में एक ऐसी प्रोटीन है जिसे अभी पढ़ाएंगे, वो होगी एस बी प्रोटीन होगी, प्रोटीन्स। ये बार बार आपको समझाएंगे, इसलिए हम साइड में थोड़ा लिख रहे हैं। और दूसरा हमारा होगा, मशीनरी के साथ साथ कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो दूसरा हमारा होगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होगा। और रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है? रॉ मटेरियल आपका है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, और टीटीपी, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। और सबके आगे लगा दीजिए डी, तो क्या हो गया? डिऑक्सी, डिऑक्सी। ये रॉ मटेरियल है। ये हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। और हमने अभी तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये है ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 और 4 और कार्बन नंबर 5।
और 5 हमारा केवल एक पी लगा हुआ था, और इधर हमारा क्या था, इधर हमारा 4 था, बेस था। शुगर हमारी कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोज थी। तो ये एक पी वाला अपने लोगों ने पढ़ा, तो इसलिए इसको कहा था क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ टी 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 3 जुड़ गए, 3 टी जुड़ गए। अब 3 टी हो गए तो ट्राईफॉस्फेट हो गया। इसके मतलब ये कि रेप्लिकेशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं रहेगा, जितनी भी एनर्जी यूज करेगा यही दोनों हमारे बॉन्ड टूटेंगे, और इसी समय क्या मिलेगी, इसी समय मिलेगी एनर्जी, जिससे वो अपना पूरी फैक्ट्री को चलाएगा। ये है रॉ मटेरियल। प्रोसेस क्या है, तो आपको एंजाइम में एक सीरीज से आप लोग याद कर लेना तो अच्छा होगा, सभी को जोड़ भी देंगे, फार्मूला अपना कोई बना लेना। पहला एंजाइम होगा आपका होगा हेलिकेज। पहला एंजाइम होगा। दूसरा एंजाइम होगा गायरेज, और तीसरा एंजाइम होगा आरएनए प्राइमेज। तो प्राइमेज या आरएनए पॉलीमर। और चौथा हमारा कौन होगा, चौथा होगा डीएनए पॉलीमरेज। और सबसे अंत में पांचवा आपको होगा कौन, पांचवा होगा लाइगेज। इनको यदि हम सबको इकट्ठा कर दें तो एक प्रकार का हेलिकेज को यदि हम छोड़ दें तो ये सबके सब आपके कैसे हो गए, टोपो आइसोमेरेज इंडोन्यूक्लियेज का काम करते हैं। ये है पूरी कहानी रेप्लिकेशन की। तो इसमें पूरी एनर्जी इन्हीं से मिलेगी, कोई माइटोकॉन्ड्रियल पर डिपेंडेंसी नहीं है। बहुत उधर चले गए। एक चीज और 5 मिनट में समझ लो, तो ये है हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल। ये डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए का मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड खुल जाएं, सेपरेट हो जाएं, यही पहली प्रोसेस है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल ये खुल जाएं, खुल जाना ही सेपरेशन हो जाना ही अनवाइंडिंग है, अनजिपिंग है। और जैसे जैसे खुलेंगे तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को कोई तो आएगा। तो यही एंजाइम पहला आएगा, हेलिकेज। तो हेली में एच लगा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एच से याद कर लो पहला। तो ये तोड़ेंगे इसको, तो यही एंजाइम आपका होगा कौन, हेलिकेज। यही ये कट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। और जब हेलिकेज तोड़ेगा, इसके मतलब अपने लोग इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा, गांव में रस्सी बढ़ते हैं उसको देखा होगा। जैसे जैसे उसको खोलेंगे दोनों स्ट्रैंड,
तो ऊपर क्या होता जाता है, एक टेंशन, एक तनाव डेवलप होता है और वो रस्सी क्वाइल और होती चली जाती, तो और जो क्वाइलिंग बढ़ जाएगी और क्वाइलिंग बढ़ जाएगी, सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। इतनी टेंशन उत्पन्न हुआ, सुपर क्वाइलिंग डेवलप हो गई और सुपर क्वाइलिंग को तोड़ने के लिए यहीं पर एक एंजाइम बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, कट करेगा। तो यही आपका क्या हो गया, गायरेज हो गया। तो ये धीरे धीरे अपनी इंसिशन से, कैंची से इसको कट करेगा, कट तो कर देगा और कट कर देगा तो इसका जो टेंशन, अपने लोग बीच से तोड़ देते हैं ना तार को, तो उसका जो वो तनाव है वो लूज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो यहीं पर ये आपका रिमूव करेगा, किसको रिमूव करेगा, रिमूव द सुपर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग जो इससे ज्यादा और घनी हो गई थी, उसको रिमूव कर देगा और रिमूव कर देगा तो ये आपका फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर रिलैक्स हो गया, फिर क्वाइलिंग ये दूर दूर हो गई, रिलैक्स हो गया। तो ये गायरेज एंजाइम होगा। और किसी चीज को कोई कट करे, कट का एक शब्द क्या होता है, निक, और फिर कोई चीज को जोड़ दे, रीयूनाइट कर दे, तो क्या हो जाता है, सील, रीसीलिंग। तो टोपो आइसोमेरेज के एक दूसरा नाम हो गया निक। निक मतलब कट, काट देना, दांत से उंगली दबाओ काट दो, काटना नहीं, निक। और कट गया फिर जोड़ देगा तो निक एंड रीसीलिंग। तो इसका एक नाम और हो गया टोपो आइसोमेरेज का, निक एंड रीसीलिंग। तो इसी एंजाइम ने क्या कर दिया, रिमूव किया इस टेंशन को, सुपर क्वाइलिंग को, रिलैक्स हो गया। और साथ ही साथ इसने पहले तो काटा एक कैंची से, तो निक, और काटने के साथ साथ इसने क्या कर दिया, सुपर क्वाइलिंग थी उसको रिवर्स डायरेक्शन में, अपने लोग जब तार को तोड़े तो रिवर्स डायरेक्शन में वो क्वाइल करता है, तो रिवर्स क्वाइलिंग हुई, रिवर्स क्वाइलिंग हुई। और रिवर्स क्वाइलिंग हुई तो बाद में जोड़ किसने दिया, रिसेल किसने कर दिया, इसने लाइगेज ने, इसने रिसीव कर वो ज्वाइन कर दिया। पूरे एंजाइम सब टोपो आइसोमेरेज हैं, इंडो काम करते हैं। अब क्या हुआ, इतना तो सरल नहीं था, इसने काट तो दिया, हेलिकेज ने मेहनत तो बहुत की, कट गया, लेकिन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये बड़े अट्रैक्टिव फोर्स वाले बॉन्ड हैं। जैसे इधर टूटा, अपने लोग रस्सी भी खोले छोड़े जाए तो पीछे क्या होता जाएगा, फिर क्वाइलिंग होती जाएगी। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो अलग किए, जो सेपरेट किए, वो किसने किए, हेलिकेज ने। तो क्या किया हेलिकेज ने, बॉन्ड को तोड़ा। कौन से बॉन्ड तोड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े। अब ये फिर कोशिश करेंगे दोनों स्ट्रैंड कि फिर जुड़ जाएं, तब यहाँ पर यही प्रोटीन है, कौन सी, SSB। एस मतलब सिंगल, सिंगल स्ट्रैंड ए है, और एस मीन्स स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग बॉन्ड को और प्रिवेंट करेंगी, कौन सी प्रोटीन, SSB। तो यहां पर ये SSB प्रोटीन ये प्रिवेंट करेगी, रोकेगी जुड़ने से। ये आपकी हो गई S मतलब सिंगल, S मीन्स स्ट्रैंड, और V मीन्स वाइंडिंग, और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। तो सिंगल स्ट्रैंड S B प्रोटीन्स,
ये प्रिवेंट करेंगे किसको, कि दोनों फिर से न जुड़ जाएं। यदि जुड़ गए तो खुलने का मतलब क्या हुआ, तो हेलिकेज की पूरी की करी कराई कमाई सब व्यर्थ चली जाएगी। तो ये आपका प्रोटीन है। सारांश बस ये है इस कहानी का। आइए पॉइंट एक साइड में नोट कर लेना, इन्हीं सब पॉइंट को देखो एक्सप्लेन कर रहे। तो ये जो कहानी है ये कहानी पूरी यूकैरियोट्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यूकैरियोट्स में हर स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोजोम होते हैं। अपने में कितने क्रोमोजोम, 46। तो बहुत लंबा डीएनए होगा, एक ही मॉलिक्यूल 2 मीटर का। और सबसे सरल किसमें होती है, सबसे सरल प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और यूकैरियोट का लीनियर होता, यूकैरियोट का लीनियर होता। इसलिए इसमें ज्यादा जटिल है, इतनी जटिल है कि आज तक भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। दूसरी चीज याद रखना, खुलना तो शुरू हुआ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता यूकैरियोट्स में कि दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, बिल्कुल अलग हो जाएं, क्योंकि इतना लंबा इधर कट हो रहा है तो इधर जुड़ते जा रहे, तो साथ साथ नहीं। तो पहली रेप्लिकेशन की हेडिंग डाल दीजिए। दो चीजें आप याद कर चुके, कहां होता है, एस फेज में। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग और अनजिपिंग, अनवाइंडेड और अनजिपिंग। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है उन दोनों स्ट्रैंड का अलगाव, उन दोनों का सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएं, अनवाइंड हो जाएं, अनजिप्ड हो जाएं, ये है अनजिपिंग। कौन इस काम को करता है, यही हेलिकेज एंजाइम। किसको तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये तोड़ता है इसको सेपरेट करने के लिए, और दोनों हमारे स्ट्रैंड फिर न हो जाएं, इसको प्रिवेंट कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन। एंड बोथ स्ट्रैंड्स, both strands remains separate by SSB proteins, proteins which prevent further coiling, prevent further coiling। अब जब एक तरफ से कट हो रहा है तो एक सुपर बहुत ज्यादा टेंशन डेवलप हो रहा, उससे क्या हो गई, सुपर कॉइलिंग। ड्यू टू द टेंशन, ड्यू टू द टेंशन सुपर कॉइलिंग अकर्स, अकर्स। इस टेंशन को रिमूव करने वाला
कौन है? इसको रिमूव करने वाला है गायरेज। द टेंशन रिमूव्ड, द टेंशन रिमूव्ड बाय गायरेज, गायरेज, और फिर रिलैक्स हो गया एंड कॉइलिंग रिलैक्स। अब थोड़ा समझे। अब ये है आपका मदर पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए, यहाँ पर कील थी क्या? ये है, कितनी बाहर निकली। अब पेरेंटल डीएनए का अलग हो जाना ही क्या है? अलग हो जाना अनवाइंडिंग है। तो यही पेरेंटल डीएनए अब आपका सेपरेट हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए। किसका काम करेंगे? टेम्पलेट के, ये टेम्पलेट के काम करेंगे। अब इतना लंबा डीएनए है, ये इतना लंबा डीएनए है कि इसको सेल का डिवीजन हो रहा, और इतना लंबा ये डीएनए चाहिए बहुत जल्दी। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम एक प्रोसेस ये है कि यहाँ से हमने शुरुआत की। दूसरा ये भी हो सकता है हम दोनों तरफ से शुरुआत कर दें, ये भी संभव है। और सबसे ज्यादा संभव क्या है? सबसे ज्यादा संभव है इसमें हम कई कट लगा दें, ये कई कट लगा दें। जैसे रोड बनाते हैं तो ठेका दे दिया जाता है, 5 किलोमीटर दीवार बनाते हैं तो ठेका दे दिया जाता है। तो कई कट लगा दिए, और जहां से कट लगाए वहां से दोनों तरफ रेप्लिकेशन होगा, इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। तो दोनों तरफ से होगा। जब दोनों कट मिल जाएंगे और पूरा रोड या दीवार बन गया, तो यूकैरियोट्स को नोट करिए। यूकैरियोट्स का कैसा होगा? जहां पर भी कट होगा, इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, तो जहां पर एक कट होगा वहां पर इसमें एक बबिल बनेगी, और वो बबिल जो है रेप्लिकेशन बबिल कहलाएगी। तो ये जो आपकी बनी इतना, अभी तो ये पोर्शन हुआ यहां पर, फिर ये पोर्शन हुआ, फिर बनी, और फिर अभी बनना है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बबिल बनी, बबिल बनी। तो इसके मतलब हमारा जो वो होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में एक, और यहां पर कितने हो गए? मैनी। इसी पॉइंट को नोट कर लो। तो देखें जहां से हमने कट किया, यहीं से जो कट हुआ ये इसका सेंट्रल, इसका केंद्रीय भाग है सेंट्रल। तो जहां से कट हुआ यही है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। तो यही है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और रेप्लिकेशन क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही। तो इसमें नोट कर लो प्रोकैरियोट में कितने पॉइंट होते?
3 और इसमें मैनी। तो एक यूकैरियोट में लिख लो। वैसे एक ही माना जाता है, उसको अलग अलग कर देते हैं, वन एक ही माना जाता है प्रोकैरियोट। और जब यहां से कट हुआ तो दोनों डायरेक्शन में होगा, तो कैसा हो गया? बाई डायरेक्शनल। और यहां भी कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। अब एक चीज याद रखना, सेंटर से शुरुआत होगी और दोनों तरफ होगी। सेंटर से शुरुआत होगी और दोनों तरफ होगी, और यहां भी दोनों तरफ हो रही। तो प्रोकैरियोट्स में एक लिख लो। इन प्रोकैरियोट्स वन ओरिजिनल पॉइंट, वन ओरिजिनल पॉइंट, बट इन यूकैरियोट्स, what in eukaryotes many, ये मल्टी है, many ओरिजिनल पॉइंट्स, लेकिन हैं दोनों में कैसे? बाई डायरेक्शनल। विच आर बाई डायरेक्शनल, विच आर बाई डायरेक्शनल। अब देखें, सेंटर से शुरुआत हुई, अब किधर को खुलेंगे? ये खुलेंगे किधर को? इस साइड को खुलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो चौड़ा क्षेत्र है, जो ब्रॉड एरिया है, इधर से किधर को सिंथेसिस होगी? नैरो की तरफ। तो एक नया स्ट्रैंड ए बनेगा और एक नया स्ट्रैंड ए बनेगा। इधर भी चौड़ाई की तरफ से होगा, ऐसा नहीं होगा कि इधर से इधर हो। किधर से होगा? चौड़े भाग से किधर की तरफ होगा? नैरो भाग की तरफ। सिंथेसिस अकर्स, सिंथेसिस अकर्स फ्रॉम द ब्रॉड सेंटर टुवर्ड्स narrow center, towards the narrow center, narrow center। और इधर से भी हो रहा, इधर का भी इधर से हो रहा, इधर से हो रहा। जितनी दीवार लंबी है, इधर का भी इधर को रहा, इधर को रहा। एक समय तो आएगा ही, 2-3 दिन, जो ठेका जितने दिन का होगा। तो यहां से ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? ये आ गया पूरा का पूरा, यहां से जुड़ गया कर। इधर भी क्या हुआ? ये आ गया। तो दो जब मिल गए, ये और ये मिल गए, तो ये आपका कौन सा हुआ? नया। और ये कौन सा हुआ? नया। दोनों नए स्ट्रैंड बन गए। इतनी दीवार आपकी तैयार हो चुकी, यहां तक जल्दी हो गई, तो दोनों स्ट्रैंड बन गए। अब इतना लंबा न लेकर छोटा सा पीस ले लीजिए। तो ये जो आपका आया, ये आपका पैरेंटल है, ये पैरेंटल है। और ये आपकी बबिल बनी। अब एक ही बबिल ले लीजिए, ये बबिल बनी। ये बबिल बनी, ये सेंटर था, ये ओरिजिनल पॉइंट था। ओरिजिन यहां से हो रही थी। जब इधर के लिए नई चेन की सिंथेसिस हो रही, ये नए, हमेशा याद रखना किधर से होगी? खुले हुए क्षेत्र से। किधर की तरफ होगी? बिना खुले हुए क्षेत्र की तरफ, या चौड़े क्षेत्र से किधर को होगी? नए सकरे क्षेत्र की तरफ होगी। ऐसा न करना कि इधर से इधर को कर दो। किधर से किधर को करोगे? सेंटर टू पेरीफेरी, इधर को करो।
अब जब आपने इतना खोला, जब आपने इसको इतना खोल दिया, ये खुल गया तो दो स्ट्रैंड बने, तो दोनों स्ट्रैंड पर यहीं पर एक टेंशन, यही टेंशन क्रिएट हुआ, सुपर क्वाइलिंग हुई। ये सुपर क्वाइलिंग को किसने रिमूव कर दिया? इसी कौन से एंजाइम ने? गायरेज ने। तो गायरेज तो निक, तो अपने लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब रस्सी फंसती जाए या तार फंसता जाए तो बीच से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तब यहाँ पर एक कट लग गया, और जब कट लग गया इतना पोर्शन हटा दिया, तो टेंशन जो हमारा था, सुपर क्वाइलिंग का तनाव जो था वो दूर हो गया। तो इसको यही आपका क्या हो गया, निक हो गया, कट हो गया, और फिर क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो निक और रिसीलिंग हो गया। तो यही आपका इस टेंशन को दूर करने के लिए इसने काम किया और दोनों फिर जुड़ गए, निक और रिसीलिंग हो गया। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, दोनों पॉइंट नोट करिए। तो इस तरह से तो सेपरेशन हुआ। सेपरेशन को ही क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग और अनजिपिंग। इसमें काम हेलिकेज ने किया, गायरेज ने किया। अभी हमारा मेन हीरो है कौन, डीएनए। इसको भी आना है, अब इसको भी आना है। तो अब आप दूसरी हेडिंग डालें, सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, या फॉर्मेशन लिख लें, न्यू चेन, न्यू चेन सिंथेसिस, न्यू चेन सिंथेसिस। यही आपसे पूछा जाता है। न्यू चेन सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, यही पूछा जाता है। 5 to 3, तो यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। फ्रॉम 5 to 3 इन कोई प्राइम, 3 प्राइम, न्यू चेन सिंथेसिस, न्यू चेन नई श्रृंखला का संश्लेषण, विवेक, हाँ सर, न्यू चेन सिंथेसिस, न्यू चेन सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा हमेशा याद रखिए 5 to, चाहे वो आपका प्रोकैरियोट हो चाहे वो आपका यूकैरियोट हो। और दूसरा पॉइंट, टेम्पलेट की रीडिंग किस डायरेक्शन में होगी, 3 डायरेक्शन में। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये होगा टेम्पलेट रीडिंग, टेम्पलेट रीडिंग, टेम्पलेट रीडिंग ये होगी। तो न्यूज चेन की पूछे तो 5 3, और टेम्पलेट रीडिंग पूछे तो, और मेन हीरो कौन होगा, मेन हीरो होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ये मेन हीरो होगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की एक विशेषता है तो ये बहुत बड़ा एंजाइम, होलो एंजाइम है। और डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होने के साथ साथ एक ही विशेषता है, क्या, ये इंजन का काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा, ये जितने ट्रेन में डिब्बे पीछे लगते हैं उसका काम करेगा। इंजन का काम ये कभी नहीं करता। और जब इंजन का काम करेगा नहीं तो ट्रेन चलाने के लिए इंजन आएगा कहां से, उसके लिए इंजन का काम करेगा कौन, आरएनए
प्राइमेज। तो आरएनए, तो एक लाइन लिख लो, आरएनए, आरएनए प्राइमर किसको जरूरत होगी? आरएनए, आरएनए भी हटा दो, एक प्राइमर की जरूरत होगी, इंजन की जरूरत होगी। और वो प्राइमर किसका बना होगा? वो प्राइमर बना होगा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का। और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए एंजाइम कौन होगा? एंजाइम होगा वही प्राइमेज, प्राइमेज ये एंजाइम होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कभी भी इंजन का काम नहीं करता, इसको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? प्राइमर का। अब हम पढ़ रहे डीएनए, डीएनए से डीएनए बना रहे, और भीतर कौन घुस गया? भीतर घुस गया आरएनए। क्या जरूरत थी इसको? जरूरत थी क्यों? डीएनए को जरूरत इसलिए थी कि उसे इंजन का काम नहीं आता था, डिब्बे का काम आता था। तो इंजन का काम कौन करेगा? यही प्राइमर। और जब ये चेन बन जाएगी तो इस प्राइमर को फिर हटाना भी जरूरी होगा, तो उस हटाने के लिए भी एंजाइम होंगे। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं 3 डीएनए। हाँ आप लोग लिखें, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज 3 है, 3। फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करेगा? यही काम करेगा, इस प्राइमर को हटाने का काम करेगा। तो रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्राइमर। और जो गैप हो जाएगा उसको हटाने में, अभी पढ़ाएंगे, तो उसको भरने का भी काम करेगा। एंड फिलिंग द गैप, फिलिंग द गैप, गैप को भरेगा। हम बोल दे रहे, आप लोग लिख लो, फिलिंग द गैप। और उसमें गैप में कोई एरर आ गई, हमें चाहिए कौन कौन न्यूक्लियोटाइड? 3 चाहिए, एडिनिन चाहिए, ग्वानिन ए चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए। कहीं आ गया यूरोसिल आरएनए वाला, तो उसको हटाने का काम कौन करेगा? एडिटर का काम कौन करेगा? संपादक का काम कौन करेगा? तो वो करेगा सेकंड। तो एडिटर का काम करेगा, एडिटर, एडिटर का काम करेगा। मतलब एरर, जो एरर होगी उसका करेक्शन करेगा, एरर करेक्शन। जो भी एरर आई उसका करेक्ट उसको करेगा। तो ये क्या करेगा? डीएनए रिपेयरिंग का काम करेगा, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर का काम करेगा। हाँ ऊपर ही लिख लेंगे एक थोड़ा सा। तो आपके किसमें पढ़ा रहे हैं अभी? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में 3 हैं, कौन कौन था? फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है इस प्राइमर को हटाने का, रिमूवल ऑफ
प्राइमर, और साथ साथ जब हटाएगा तो गैप बनेगा, तो फिलिंग ऑफ गैप्स, गैप्स को भी फिल करेगा, भरेगा। और कोई एरर आ गई उस गैप में, इन 4 न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया तो कमी आ जाएगी, एरर आ जाएगी। उस एरर को करेक्ट कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो ये काम करेगा एडिटर का, दैट इज एरर करेक्शन का काम करेगा। और एरर करेक्शन ही मतलब हो गया डीएनए की रिपेयरिंग, डीएनए रिपेयर करेगा। और मेन तीनों में जो मेन हीरो है डीएनए का वो कौन है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये चेन को लंबा करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, चेन को इलांगेट करेगा। अब इसमें थर्ड में भी, अब ज्यादा डिटेल मत आप लोग पढ़ना, लेकिन फिर भी इतना लिख लो। अब पॉलीमराइजेशन में जो थर्ड आपका है, इसमें 10 सब यूनिट्स होंगी, उनका भी काम अलग अलग होगा। तो 10 सब यूनिट्स में, फिर ऊपर की बात आ गई, 10 सब यूनिट्स में एक सब यूनिट होगी अल्फा, एक सब यूनिट होगी बीटा, एक सब यूनिट होगी गामा, एक सब यूनिट होगी एप्सिलॉन, एक सब यूनिट होगी थीटा, एक सब यूनिट होगी टाउ, एक सब यूनिट होगी डेल्टा, एक सब यूनिट होगी डेल्टा डैश, एक सब यूनिट होगी काई, एक सब यूनिट होगी साई। तो ये होगी डेल्टा, ये हो गया डेल्टा एस, डेल्टा डैश, ये हो गया काई, ये हो गया साई, ये हो गया टाउ, ये हो गया थीटा, ये हो गया एप्सिलॉन, इनको तो जानते हो, अल्फा, बीटा और गामा। ये सब यूनिट भी इसी थर्ड में है, पॉलीमराइजेशन करेंगे। ये हो गया आपका प्रोकैरियोट। चेंज करिए पैराग्राफ, यूकैरियोट को देखिए। डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के देखिए। इन यूकैरियोट्स इसमें 5 होंगे, 5 डीएनए पॉलीमरेज। उसमें 3 थे, इसमें 5 है। बना लिख लिया है ना? याद कर सको कोई बात नहीं, इसको बस इतना याद रखना, 3 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स में 5, यूकैरियोट्स में 5 बातें नहीं। पहला डीएनए पॉलीमरेज पूरा एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा, एक होगा डेल्टा,
एक होगा एप्सिलॉन, ये 5 हैं। ये किससे कंसर्न होगा? जो नई चेन बनेगी उस नई चेन में ये क्या काम करेगा? ये कंसर्न होगा। अभी पढ़ाएंगे पूरा, जब भी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जो हमारी लेगिंग स्ट्रैंड होता है उससे संबंध ये रखता है। कंसर्न्ड विद लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, कंसर्न्ड विद लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। और दूसरी जो चेन बनेगी उसका संबंध इससे होगा। और दूसरी चेन का नाम क्या होता है? लीडिंग। तो ये है कंसर्न्ड विद लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। साई क्या करेगा? ये जो इरर आ जाएगी प्रूफ रीडिंग यही करेगा। तो कंसर्न्ड विद प्रूफ रीडिंग। और बीटा क्या काम करेगा? वही डीएनए का रिपेयरिंग का काम करेगा। तो कंसर्न्ड विद डीएनए रिपेयरिंग। और वाई ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का डीएनए। तो कंसर्न्ड विद रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो यूकैरियोट में पूछे तो कितने लिखोगे? 5। और प्रोकैरियोट में पूछो तो डीएनए 3। नोट करें थोड़ा जल्दी। अरे भैया क्या नाम, पूजा, थोड़ा इसका उपयोग किया करो, इस मशीनरी को कम उपयोग किया करो। हाँ, यही तो मशीनरी है। कलयुग का मतलब क्या? कल पुर्जों को लोग दिमाग को यूज ही नहीं कर रहा है। पूरा डिपेंड किस पर है? मशीनरी पर। जब इसको आप लिखोगे ना तो दिमाग में जाएगा, दिमाग यहाँ रहेगा। और जब इसका फोटो नहीं खींचोगे तो फोटो खिंचा रखा रहेगा उसमें। 2 आज जोड़ने पड़ रहा है, तो 2 के लिए मोबाइल खोल रहा है कैलकुलेटर 2 + 2। हाँ, अरे हम लोगों से पूछो, सवैया ढैया अद्दा सब सुने जाते थे मौका। हाँ, 1 ढाम 2 ढाम 5 3 ढाम 8.5 पूछा जाता। 20 तक के वो सवैया, ढैया, पौने 3 पौने 2, अभी कह दो पौने 3 पौने 2 पौने 4 जोड़ दो, अभी घंटों लग जाएगा इसको यूज करने। खोलेंगे बस। तो इसको तो कम से कम लिखो। क्या क्या फायदा? राइटिंग वो फायदा, कंसंट्रेशन वो बढ़ेगा, दिमाग भी एकाग्र रहेगा, सब कुछ तो रहेगा। अरे बड़ी कोई इमरजेंसी होता है वहां पर ले लिया जाता है। चले मिटाएं। तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज ने काम क्या किया? तो इंजन का काम नहीं किया, कभी नहीं करेगा। उसे किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? प्राइमर पर। तो देखें जरा, ये है हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल, डबल हेलिकल। अब इसमें छोटा ले लो जगह थोड़ी, तो डबल हेलिकल है। अब खुला, वही ओरिजिन पॉइंट से निक कटा, तो ये आपका एक चेन ए गई, एक चेन ए गई।
एक चेन ए गई, और दूसरी चेन ए गई। जब दोनों हमारे मदर पेरेंटल डीएनए मालिक्यूल दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, यही हो गई अनजिपिंग, सेपरेट हो गए। तो जो दोनों सेपरेट हो गए, देखो ट्रांसक्रिप्शन में एक काम करता है, इसमें दोनों काम करेंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों टेम्पलेट कहलाएंगे, टेम्पलेट कहलाएंगे। और आपने पढ़ा कि दो कंप्लीमेंट्री होते हैं और कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। तो यहां पर यदि हमारा ए आपका ए आया, ए आया, ए आया और ए गया, और ए आया, ए आया, तो ये 5 प्राइम यदि है तो 5 प्राइम में यहाँ क्या होगा? 3 प्राइम होगा। और यहाँ पर ये 3 प्राइम होगा तो यहाँ क्या होगा? 5 प्राइम होगा। एंटी पैरेलल होते हैं। ये हमारे दोनों टेम्पलेट हो गए। टेम्पलेट किसका काम करते हैं? इसी को तो पढ़ के अपने लोग किसकी सिंथेसिस करेंगे? इसी की सिंथेसिस करेंगे। तो ये रीडिंग है, टेम्पलेट रीड करेंगे। तो रीड हम किस डायरेक्शन में करेंगे? रीड करेंगे 3 to 5, 3 to 5 इसमें रीड करेंगे। कॉपी अपने ऊपर रख देते हैं तो जो भी लिखा है वो नीचे आ जाता है। और न्यू सिंथेसिस, न्यू चेन की सिंथेसिस क्या होगी? 5 डायरेक्शन। ये 5 ए डायरेक्शन में होगी, 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। अब आपका मेन हीरो एंजाइम कौन है? ये है डीएनए और ये है डीएनए। ये हमारे सब न्यूक्लियोटाइड हैं। ए है तो किससे इधर जुड़ना चाहिए? टी से। और जी है तो कहां से जुड़ेगा? सी से। तो जितने ये सब पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अब जो दोनों हमारे क्या हो गए? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज की विशेषता है कि वो इंजन का काम नहीं करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज की ये भी विशेषता अभी आपने पढ़ा था कि हमारा किधर से किधर को होता है? खुले हुए भाग से। ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते चले जाएंगे हेलिकेज के द्वारा। तो किधर से किधर को होता है? सेंटर टू नैरो या ब्रॉड टू नैरो, इधर को होना। और दोनों हमारे चलेंगे, गाड़ी चलती है दोनों व्हील कैसे चलते हैं? एक ही डायरेक्शन में। तो इसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी और इसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन सेम होगी। और दोनों हमारे जो जुड़े रहते हैं और जुड़े रहते हैं, ये रेप्लिकेज एंजाइम होता। तो दोनों जब दिशाओं में चल रहे, ठीक है, और दिशा एक की है 3, 5 to 3, तो यहां पर तो 5 आएगा नहीं, यहां तो ऑलरेडी 5 है। टेम्पलेट की दिशा क्या है? टेम्पलेट के 3 to 5, तो इसकी 3 to 5 होगी। समस्या यहां पर खड़ी हो गई, बहुत बड़ा यहां पर, क्योंकि एक डायरेक्शन सेम, सिमुल्टेनियस टाइम सेम, हर चीज सेम, लेकिन एक की सिंथेसिस किधर किधर होनी चाहिए? 5 to 3, तो इधर तो सही हो गया, इधर तो सही हो गया। 5 से चला और नया बनेगा तो किधर की तरफ बनेगा? 3 की तरफ। ये तो सही हो गया, लेकिन इधर सही नहीं हुआ। इधर आप यदि 5 करते तो सेम हो जाएगा, लेकिन यदि आप यहाँ 3 करते तो सिंथेसिस गलत हो जाएगी, चेन। तब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। तो जो डीएनए दोनों हैं, दोनों ये रेप्लिकेज के द्वारा जुड़े हुए एक ही दिशा में चल रहा है, तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए, यही चाहिए इसको आरएनए प्राइमर। इंजन का काम कौन करेगा? ये आपका प्राइमर चाहिए। तो ये प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड का है, 10, 20, 30 जो भी हो,
ये कुछ न्यूक्लियोटाइड का आरएनए का प्राइमर है। और आरएनए का प्राइमर है तो एक एंड कैसा होगा 5 और एक कैसा होगा 3, तो 3 पर यहाँ क्या होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप और 5 पर क्या होगा फास्फेट ग्रुप। दूसरा जुड़ा मतलब ओलिगो है, कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़े, तो दूसरा आपका ये जुड़ा तो 5 एंड किससे जुड़ता है 3 एंड से, इससे जुड़ा। और यहां पर 3 OH है, तो जब 5 से चला तो ये हमारा हो गया कौन आरएनए प्राइमर के में जरूरत पड़ी, लेकिन आरएनए उसका कोई मेंबर तो है नहीं डीएनए का, हमें तो डीएनए से डीएनए बनाना है। तो आरएनए प्राइमर चला तो यहां पर कौन एंड आया, यहां पर आया 5 प्राइम, तो यहां पर क्या होगा 3 प्राइम, तो OH ग्रुप कहां पर होगा 3 में। तो आपने यहां पर रखा और सीधे पेन उठाया भी नहीं और सीधे चला रहा, जैसे जैसे सीधे चला रहा डीएनए पॉलीमरेज हमारे न्यूक्लियोटाइड अपना कंप्लीमेंट्री ढूंढ रहे। ए के साथ यहाँ कौन जुड़ेगा टी, जी के साथ कौन जुड़ेगा सी, तो कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ जो आरएनए प्राइमर है पेन एक ही बार हमने रखा और सीधा चला रहा किधर की तरफ सेंटर से नैरो की तरफ, इधर आ रहा। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया। और इसी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को ही क्या कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीड करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड है। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, हमने बिना पेन उठाए सीधे चले आ रहे, तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअसली चला जा रहा लीडिंग स्ट्रैंड। यहां कोई दिक्कत नहीं आई, किधर के लिए चल रहा 5 to 3 डायरेक्शन में। समस्या आई यहां पर दूसरे पर, तो देखिए हमारा क्लियर हो गया न्यू चेन सिंथेसिस किधर से किधर को हो रही 5 to 3 और टम्पलेट को रीड कब कहां से हम पढ़ रहे हैं कि इस पर एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन कहां कहां है रीड कर रहे हैं, तो रीड कर रहे टम्पलेट पर। तो टम्पलेट की क्या है टम्पलेट के 3 to 5, इसकी 3 to 5 बिल्कुल सही है दोनों चीजें। यही 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते। समस्या आ रही यहां पर, चूंकि दोनों पॉलीमरेज डीएनए एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक दिशा में चल रहे और नई चेन का सिंथेसिस होना चाहिए कहां 5 to 3। तब यहां पर ये हो सकता है कि यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है तो यहां पर एक हमने क्या लगाया ये प्राइमर लगा दिया, कुछ न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर लगाया। अब इस प्राइमर पर दिशा वही होनी चाहिए 5-3, तो 5-3, तो यहां से हमने यहां लगाया। अब हमें पेन उठाना पड़ेगा और ये पॉलीमरेज चला और ये पॉलीमरेज इधर आ गया तो हमें ये उठाना पड़ा और उठाना पड़ा तो फिर हमें प्राइमर ये चाहिए, तो इसका भी दिशा क्या होनी चाहिए 5 to 3, OH ग्रुप यहाँ और 5 ग्रुप यहाँ। इसके मतलब ये कहां से शुरू होगा ये सेंटर से यहां से शुरू हुआ, तो यहां से शुरू हुआ 5-3P, फिर दूसरा आया इसका भी दिशा क्या होगी 5-3, तीसरा आया ये चलता आएगा, ये दोनों इधर को चलते आएंगे, तो 5 to 3, इसका भी हुआ क्या 5 to 3। तो देखिए 5 to 3 हो गया। अब देखिए 5 और 2 3 हो गया, तो चेन की तो हो गई 5 to 3 और उसकी दिशा क्या हो गई उसकी हो गई 3 to 5, तो 3 to 5 हो गई। अब ये हमारे कैसे हुए, वो कॉन्टिन्यूअस था अब ये डिसकॉन्टिन्यूअस हुए, तो ये लीडिंग था तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे लेगिंग
अभी नहीं, बनेगा, लेगिंग स्ट्रैंड बनेगा। अब इनको कौन जोड़ेगा? ये देखो, इसको जोड़ेगा ये लाइगेज एंजाइम, लाइगेज। तो ये जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े बने, इन्हीं टुकड़ों को क्या कहेंगे? इन्हीं टुकड़ों को कहेंगे ओकाजाकी, ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस हो रहा, तो 5-3 डायरेक्शन में, इसकी भी डायरेक्शन अब देखिए 5-3 ही हो गई, 5-2-3। ये इंड से चला तो टर्मिनल से, अब ये कहां से चला? सेंटर से चला इंड की तरफ। अब ये पूरा जब जोड़ देगा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाए? स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड कैसा हो गया? वो कॉन्टिन्यूअस था, अब ये कैसा बनेगा? डिसकॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, अभी लेजिंग स्ट्रैंड हो गया। इसकी शुरुआत होगी इधर से, इधर को चलेगा, इधर को दिशा वही होगी, कौन? 5-2-3। अब ये किधर से चलेगा? वही 5-2-3 दिशा, टर्मिनल इंड से कहा? सेंटर की तरफ। यही हमारे दोनों नई चेन बन गई, न्यू चेन बन गई, ये टेम्पलेट। तो नई चेन के लिए हमें रीड कहां से करना पड़ता है? रीड करना पड़ता पेरेंटल से, पेरेंटल। तो पेरेंटल पे जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा वो इस पर जुड़ता चला जाएगा। तो याद रखना, टेम्पलेट की रीडिंग की डायरेक्शन हमेशा होगी 3-5, 3-5। और न्यू चेन की यही पूछा जाता, न्यू चेन की सिंथेसिस होगी 5-3, 5-3। जो कॉन्टिन्यूअस चेन बन रही वो है लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकॉन्टिन्यूअस बन रही वो है लेजिंग स्ट्रैंड। और जो छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, फ्रेगमेंट, इन्हें क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेंड। और ओकाजाकी को ही कौन जोड़ेगा? लिगेज। और यहाँ पर कोई मिस्टेक आ गई, थाइमीन की जगह यूरेसिल हो गई यहाँ पर, तो उसको प्रूफ रीडिंग, और कौन उसको हटाएगा? रिमूव। अब इस प्राइमर को मैं यहां से भी हटाना, यहां से भी हटाना, क्योंकि डीएनए है, आरएनए तो है नहीं। तो इस प्राइमर को ही अभी लिखाया था, कौन रिमूव करता है? वही पॉलीमरेज फर्स्ट। और कोई एरर आ गई तो इसकी एडिटिंग कौन करता है? संपादकीय का काम कौन करेगा? वही डीएनए रिपेयरिंग करेगा। तो प्रूफ रीडिंग ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर तो वो कोई रिसर्च करेगा उस पर बहुत बड़ा। इस तरह से मेन आज के क्वेश्चन 2 हैं। टेम्परेट की रीडिंग 3-5, न्यू चेन की सिंथेसिस 5-3। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते चले जाएंगे, नई सिंथेसिस होती चली जाएगी, 2 चेन आपके बनते चले जाएंगे। ये है पूरी प्रोसेस। ये क्रम याद कर लेना, हेलिकेज का, गाइरेज का, लाइगेज का। और प्रोकैरियोट में याद रखना, ओरिजिन, डायरेक्शन दोनों होगी, दोनों। अब किधर से होते हैं? चौड़ाई की तरफ से नैरो की तरफ। ये है, बहुत कोशिश की, काफी समझ गए होगे। थोड़ा किताब की हेल्प ले लेना, और सब भूल जाओ तो बस डायरेक्शन पूछी जाती है। और डीएनए पॉलीमरेज, वो सब नाम भले ही मत याद करना, अल्फा बीटा, लेकिन इतना याद कर लेना, इसमें 3 और उसमें 5। अब आपका एक न्यूक्लिक एसिड हो गया डीएनए, और अगला अब हम पढ़ाएंगे क्या? आरएनए। और आरएनए का साथ में क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में दोनों टेम्पलेट का काम नहीं करते, वहां डीएनए से आरएनए बनाना तो एक ही बने, यहाँ दोनों टेम्पलेट काम करते। कल नए वर्ष की आप लोगों को शुभकामनाएं। और कल क्लास बंद रहेगा, थोड़ा घूमिए फिरिए। परसों पुनः, परसों आपका रहेगा एल्गी। 5 लेक्चर आपके हो चुके, 5-6 लेक्चर और बचे।